नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज हम ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के चौथे अध्याय रचनात्मक बिक्री के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 4 रचनात्मक बिक्री। किसी सफल व्यवसाय को चलाने के लिए इंसान के पास कल्पना होनी चाहिए। उसे चीजों को सपने में देखना चाहिए। पूरी चीज का सपना। चार्ल्स श्वाब। रचनात्मकता सभी शीर्षस्थ सेल्स पीपल का स्वाभाविक गुण होती है। सौभाग्य से आपकी रचनात्मकता का स्तर काफी हद तक आपकी आत्मा अवधारणा से तय होता है, यानी यह मायने रखता है कि रचनात्मक गतिविधि के मामले में आप अपने बारे में कैसा सोचते और महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आप अभ्यास से अपनी रचनात्मकता बढ़ा सकते हैं, जब तक कि यह स्वचालित न बन जाए और आपके तय लक्ष्यों पर स्वतः प्रतिक्रिया न बन जाए। रचनात्मकता एक ऐसी चीज है जिसका प्रदर्शन और इस्तेमाल आप सारे समय करते हैं। जब किसी अपॉइंटमेंट के लिए जाते वक्त आप किसी ट्रैफिक जाम में उलझ जाते हैं और इससे बचने के लिए वैकल्पिक सड़कों, बगल की सड़कों तथा गलियों को पकड़ते हैं, तो आप बेहद रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। अगर आप किसी पार्टी की व्यवस्था कर रहे हों या बिक्री प्रस्तुति बना रहे हों, तो आप रचनात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप किसी को अपने प्रोडक्ट की अच्छाई और उपयोगिता का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप रचनात्मक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। सुबह कपड़े पहनना भी। जब आप अपने कपड़ों का रंग मिलाते हैं, टाई, शर्ट, ब्लाउज, ड्रेस, स्लैक्स, जूते, ताकि कुल मिलाकर अच्छी छाप छूटे, तो आप रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। आपके विश्वास आपकी हकीकत बन जाते हैं। दुखद तथ्य यह है कि अधिकतर लोग खुद को ज्यादा रचनात्मक नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से रचनात्मकता का मतलब महान साहित्यिक रचनाएं लिखना या महान कलाकृतियों की पेंटिंग करना होता है। बहरहाल, रचनात्मकता की सबसे अच्छी परिभाषा सरल रूप में सुधार है। जब आप अलग तरीके से काम करके किसी चीज को सुधारते या बेहतर बनाते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार तो उच्च स्तर पर। आप खुद को जितना ज्यादा रचनात्मक मानते हैं, आत्मा अवधारणा की केंद्रीय भूमिका के कारण आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक विचार उत्पन्न करेंगे। कुछ बेचकर आप मूलतः वहां व्यवसाय बना रहे हैं जहां पहले कोई व्यवसाय मौजूद नहीं था। प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाने, आवश्यकताओं को पहचानने, समाधान पेश करने, आपत्तियों का जवाब देने, सेल क्लोज करने और रिसेल तथा रेफरल पाने की प्रक्रिया द्वारा आप असाधारण रूप से जटिल रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, जो हमारे पूंजीवादी समाज के कूप स्रोत हैं। रचनात्मकता को प्रेरित करने के 3 तरीके। रचनात्मकता 3 प्रमुख घटकों से प्रेरित होती है। 1 स्पष्ट लक्ष्य, 2 दबाव डालने वाली समस्याएं और 3 केंद्रित प्रश्न। आपको यथासंभव तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी स्पष्ट, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की जितनी गहनता से इच्छा करते हैं, उसे हासिल करने के तरीके खोजने में आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक होंगे। आप किसी दबाव डालने वाली समस्या को सुलझाने के लिए जितने संकल्पवान होते हैं, विभिन्न समाधान सोचने में आप उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। आप खुद से जितने ज्यादा केंद्रित और निश्चित प्रश्न पूछते हैं, या जो दूसरे आपसे पूछते हैं, जवाब देते समय आप उतने ही ज्यादा नवाचारी होंगे। आपको इन तीनों का इस्तेमाल लगातार करना चाहिए, ताकि आपका मस्तिष्क अपने सर्वोच्च स्तर पर काम करता रहे। रचनात्मक तरीके से सोचने का अभ्यास करें। बिक्री में कई क्षेत्र होते हैं जहां नियमित अभ्यास करके आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में जितने ज्यादा रचनात्मक बनते हैं, आप उतना ही ज्यादा पैसा बनाएंगे। पहला क्षेत्र जहां रचनात्मकता महत्वपूर्ण होती है, वह है प्रोस्पेक्टिंग। काफी हद तक प्रोस्पेक्टिंग में आपकी सफलता से ही आपकी आमदनी तय होती है, और ज्यादा तथा बेहतर प्रोस्पेक्ट खोजने की आपकी योग्यता केवल आपकी कल्पना द्वारा ही सीमित है। दूसरा क्षेत्र जहां रचनात्मकता अनिवार्य है, वह है खरीदने के उद्देश्य सामने लाना। आपको प्रश्न पूछने में रचनात्मक होना चाहिए, ताकि आप सटीकता से पता लगा सकें कि ग्राहक की आवश्यकता क्या है और यह ग्राहक किस कारण खरीदेगा। यह आपकी बुद्धि और मानसिक शक्ति का असली इम्तिहान है। किसी भी बिक्री के प्रस्ताव पर प्रोस्पेक्ट के मन में स्वचालित खरीदारी प्रतिरोध होता है। वे आपको नहीं बताना चाहते कि वे आपका प्रोडक्ट क्यों खरीद सकते हैं।
वे अनुभव से जानते हैं कि अगर आप जान गए कि वे दरअसल क्या चाहते हैं, तो आप शायद उन्हें विश्वास दिला देंगे कि वे इसे पा लेंगे और वे इतने कमज़ोर होंगे कि आपकी पेशकश को ठुकरा नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट के नए उपयोग खोजें। प्रोडक्ट के नए उपयोग खोजने में आपकी रचनात्मकता अनिवार्य है। आपको अपने प्रोडक्ट का उपयोग करने के नए तरीके खोजने और जहां कोई बिक्री मौजूद नहीं है, वहां बिक्री उत्पन्न करने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। किसी व्यावसायिक सौदे के सभी तत्वों, जिसमें आप, आपकी कंपनी, ग्राहक, प्रोडक्ट या सेवा, भाव और शर्तें, डिलीवरी और इंस्टॉलेशन और बाकी हर चीज शामिल होती है, को एक साथ लाना असाधारण रूप से जटिल काम है और इसमें उच्च स्तरीय रचनात्मकता की जरूरत होती है। खरीदार के प्रतिरोध से उबरने और आपत्तियों का जवाब देने के लिए रचनात्मकता का इस्तेमाल करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। अंत में, बिक्री को पूरा करने और ग्राहक से कदम उठवाने की आपकी योग्यता ये तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है कि आप कितना बेचते हैं और कितना कमाते हैं। जान लें कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। रचनात्मक बिक्री आपके प्रोडक्ट या सेवा के पूर्ण ज्ञान से शुरू होती है। आप जो बेच रहे हैं, उसे आप जितना बेहतर जानते और समझते हैं, आप उसे बेचने में उतने ही ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। आप इस बारे में जितने ज्ञानी होंगे कि आपका प्रोडक्ट प्रतिस्पर्धी प्रोडक्टों की तुलना में क्यों और कैसे श्रेष्ठ है, आप उसे अपने ग्राहकों को बताने और खरीदारी के उनके प्रतिरोध को तोड़ने में उतने ही बेहतर होंगे। अपने प्रोडक्ट के विवरण पढ़ें, उनका अध्ययन करें और उन्हें कंठस्थ कर लें। पता लगाएं कि आपके प्रतिस्पर्धी क्या बेच रहे हैं, वे किस पर जोर देते हैं और वे कितने पैसे लेते हैं। अपने बाजार में विशेषज्ञ बने। प्रोस्पेक्टिंग में उत्कृष्ट बने। अपनी आमदनी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका बहुत सरल है। ये बेचने में सफलता की कुंजी है। बेहतर प्रोस्पेक्टों के साथ ज्यादा समय बिताएं। ये 7 शब्दों का फॉर्मूला हर बाजार में ऊंची आमदनी का नुस्खा है। बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के साथ ज्यादा समय बिताएं। ये 7 शब्दों का फॉर्मूला हर बाजार में ऊंची आमदनी का नुस्खा है। रचनात्मक प्रोस्पेक्टिंग आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। ये पूर्ण योजना और विश्लेषण से शुरू होती है। इसका आरंभ 3 प्रश्नों से होता है। 1. आपके प्रोडक्ट की 5 से 10 सबसे आकर्षक विशेषताएं क्या हैं? 2. आपका प्रोडक्ट आपके संभावित ग्राहक की कौन सी निश्चित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है? और 3. आपकी कंपनी ऐसा क्या देती है जो दूसरी कंपनियां नहीं देती हैं? इसकी उत्कृष्टता का क्षेत्र क्या है? 1. आपके प्रोडक्ट की 5 से 10 सबसे आकर्षक विशेषताएं क्या हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट की सबसे आकर्षक विशेषताएं जानते हैं? उनकी सूची महत्व के क्रम में बनाएं। फिर इन प्रश्नों का जवाब दें। किसी को आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए? किसी को आपका प्रोडक्ट आपकी ही कंपनी से क्यों खरीदना चाहिए? किसी को आपका प्रोडक्ट आपसे ही क्यों खरीदना चाहिए? किसी ग्राहक के सामने जाने से पहले आपको अपने दिमाग में इन प्रश्नों का स्पष्टता से जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। 2. आपका प्रोडक्ट आपके संभावित ग्राहक की कौन सी निश्चित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है? ये कौन से लाभ देता है? दूसरे शब्दों में, इसमें ग्राहक के लिए क्या है कि यह प्रोडक्ट न खरीदने या किसी दूसरे का प्रोडक्ट खरीदने के बजाय आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। अपने प्रोडक्ट की सबसे आकर्षक विशेषताएं कागज के एक तरफ लिख लें। फिर इनमें से हर विशेषता से ग्राहक को मिलने वाले लाभ कागज के दूसरी ओर लिख लें। याद रखें, ग्राहक विशेषताएं नहीं खरीदते हैं, वे सिर्फ लाभ खरीदते हैं। वे प्रोडक्ट या सेवाएं नहीं खरीदते हैं, वे अपनी समस्याओं के समाधान खरीदते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या जाता है, उन्हें तो केवल इस बात की परवाह होती है कि उनके लिए बाहर क्या आता है। 3. आपकी कंपनी ऐसा क्या दे रही है जो दूसरी कंपनियां नहीं देती हैं? आपका अनूठा बिक्री प्रस्ताव क्या है? आपकी कंपनी या प्रोडक्ट की उत्कृष्टता का क्षेत्र क्या है? किन मायनों में आपकी कंपनी, प्रोडक्ट या सेवा आपके बाजार में उपलब्ध बाकी सबसे श्रेष्ठ है? इन जवाबों के संबंध में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, बेहतर प्रोस्पेक्ट खोजने और उन प्रोस्पेक्टों को ज्यादा बेचने में आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक होंगे। रणनीतिक बिक्री की 4 कुंजियां। अगर आप अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ 10% आमदनी करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको रणनीतिक बिक्री की 4 कुंजियों में माहिर होना चाहिए। ये हैं विशेषज्ञता, भिन्नता, विभाजन और एकाग्रता। 1. विशेषज्ञ बने। विशेषज्ञता के मामले में आप सटीकता से तय करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को ग्राहक को लिए क्या करने को बनाया गया है। आप किसी एक खास परिणाम या लाभ में विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप किसी एक खास ग्राहक या बाजार में विशेषज्ञ बन सकते हैं।
आप किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप किसी खास आवश्यकता को किसी दूसरे से बेहतर संतुष्ट करने में विशेषज्ञ बन सकते हैं। विशेषज्ञता का क्षेत्र चाहे जो हो, आपको हमेशा सामान्य के बजाय विशेषज्ञ बनना चाहिए। कई सेल्स पीपल ने किसी खास उद्योग, किसी खास प्रकार के ग्राहक या खास भौगोलिक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनकर ही अपना पूरा करियर बनाया है। यह आप पर कैसे लागू हो सकता है? 2. खुद को अलग करें, भिन्न करें। भिन्नता में आप तय करते हैं कि कौन सी चीज आपके प्रोडक्ट को आपके प्रतिस्पर्धी के प्रोडक्ट से श्रेष्ठ बनाती है। आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहकों को कौन से विशेष लाभ देता है जो उन्हें किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकते। आपके प्रोडक्ट किन क्षेत्रों में बाजार में वैसी ही 90% वस्तुओं या सेवाओं से बेहतर हैं। कई मामलों में, अगर आपके द्वारा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह उपलब्ध है, जैसा रियल एस्टेट या जीवन बीमे में होता है, तो विशेष अंतर प्रोडक्ट में नहीं बल्कि आप में होता है। अंतर आपका खुद का अनूठा व्यक्तित्व होता है। पूरे संसार में आप जैसा सिर्फ एक ही इंसान है। सबसे ज्यादा बिक्री उस भावना के आधार पर होती है जो ग्राहक की आपके बारे में होती है। 3. अपने बाजार को अलग अलग करें, विभाजन द्वारा। रणनीतिक बिक्री का तीसरा हिस्सा है विभाजन या सेगमेंटेशन। एक बार जब आप अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र चुन लें और यह पता लगा लें कि ऐसा क्या है जो आपके प्रोडक्ट को आपके प्रतिस्पर्धियों के प्रोडक्ट से अलग करता है, तो आपका अगला लक्ष्य सटीकता से ये तय करना है कि आप जो करते हैं उससे किन ग्राहकों को सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है। वे कौन हैं? अपने प्रोडक्ट के लिए इस आदर्श प्रकार के व्यक्ति या कंपनी को आप ज्यादा संख्या में कहां खोज सकते हैं। आदर्श ग्राहकों के लिए विज्ञापन छपवाने के बारे में सोचें। आप उनका वर्णन कैसे करेंगे? 4. एकाग्र और केंद्रित बने। रणनीतिक बिक्री का चौथा हिस्सा है एकाग्रता। यह शायद सबसे अत्यावश्यक योग्यता है जो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए विकसित कर सकते हैं, खास तौर पर बिक्री में। ये स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और फिर एकनिष्ठ मानसिकता से सिर्फ उन्हीं प्रोस्पेक्टों पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता है जिनके ग्राहक बनने की सर्वश्रेष्ठ संभावना है। कुछ मामलों में एक प्रोस्पेक्ट दूसरे प्रोस्पेक्ट से 100 गुना ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। बिक्री के क्षेत्र में बुनियादी नियम है, छोटी मछलियों को नहीं, हमेशा व्हेल पकड़ने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आप 1000 छोटी मछलियां पकड़ेंगे तो आपके पास बाल्टी भर छोटी मछलियां होंगी। लेकिन अगर आप एक व्हेल पकड़ लेते हैं तो ये पूरा जहाज डुबा सकती है। कुछ समय पहले टैंपा में एक सेल्स सेमिनार के बाद एक सेल्स पर्सन ने मुझे लिखकर बताया कि उसने इन तकनीकों का तुरंत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 1 सप्ताह के भीतर उसने इतनी बड़ी बिक्री कर दी कि उसी एक बिक्री से उसका पूरे साल का 58% लक्ष्य पूरा हो गया। वह इस बात पर बहुत हैरान थी कि जब उसने अपनी सारी ऊर्जाएं अपने सबसे बड़े संभावित ग्राहक पर केंद्रित कर ली तो इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ा। कौन से ग्राहक या कंपनियां आपका सामान बड़ी तादाद में खरीद सकते हैं? वे कहां हैं और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? गहन बाजार विश्लेषण करें। आप अपने सबसे बड़े और सबसे अच्छे बिक्री अवसर पहचानने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह के एकाग्र प्रश्नों के नियमित और निरंतर इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। आपका ग्राहक सटीकता से कौन है? उन सभी गुणों और लक्षणों की सूची बनाएं जो आपके आदर्श ग्राहक में होंगे। उसकी उम्र, शिक्षा, पेशा, आमदनी का स्तर, अनुभव, नजरिया या आवश्यकता क्या होगी। आप अपने आदर्श ग्राहक को पहचानने में जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, बात करने के लिए उतने ही ज्यादा ग्राहक खोजना उतना ही ज्यादा आसान होगा। आपके प्रोडक्ट या सेवा इस वक्त कौन खरीदता है? 80/20 के नियम का इस्तेमाल करें। आपके वे 20% ग्राहक कौन से हैं जो आपके 80% व्यवसाय का कारण हैं? उनमें क्या समानता है? आप उन्हीं सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों जैसे ज्यादा ग्राहक कैसे पा सकते हैं जिनकी आप आज सेवा करते हैं? आपके भावी ग्राहक कौन होंगे? बाजार लगातार बदल रहे हैं, इसलिए आपको भी बदलना होगा। 5 साल आगे तक जाएं। वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर उस समय किसके आपके सर्वश्रेष्ठ ग्राहक बनने की संभावना है? आपके व्यवसाय और आपके बाजार में कौन सी प्रवृत्तियां हैं? कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जो आपको अपने बेचने का तरीका बदलने के लिए विवश कर सकते हैं, या उन लोगों को जिन्हें आप बेचते हैं? आपका बाजार किस दिशा में जा रहा है? आपके ग्राहक कैसे बदल रहे हैं? आपके प्रोडक्ट या सेवा के लिए नए बाजार कौन से हो सकते हैं? विशेषज्ञता और भिन्नता के आपके क्षेत्रों से और कौन लाभ उठा सकता है जिन तक आप अब तक नहीं पहुंचे हैं? आपका ग्राहक क्यों खरीदता है?
आपके प्रोडक्ट या सेवा खरीदने में वह कौन से लाभ महसूस करता है। आप किसी ग्राहक को जो देते हैं उस हर चीज में आपके प्रोडक्ट या सेवा के कौन से हिस्से हैं जिन्हें आपके ग्राहक सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और प्रशंसा करते हैं। हॉट बटन कौन से हैं जिनकी वजह से आपके ग्राहक खरीदते हैं। आपको इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। आपका प्रतिस्पर्धी कौन या क्या है। आपके बड़े और छोटे प्रतिस्पर्धी कौन हैं। आपके संभावित ग्राहक आपके प्रतिस्पर्धियों से खरीदने में कौन से लाभ देखते हैं। आप इन महसूस किए गए लाभों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। आप खुद को किस तरह पेश कर सकते हैं कि लोग आपके प्रतिस्पर्धियों के बजाय आपसे खरीदें। यह अक्सर पूरे बाजार को खोलने की कुंजी होती है। जब कंपनियां खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ उचित रूप से रखती हैं तो उनकी बिक्री अक्सर सैकड़ों प्रतिशत बढ़ जाती है। एप्पल बनाम माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल कंप्यूटर छोटे पर्सनल या बिजनेस कंप्यूटर के बाजार को तोड़ने वाली पहली कंपनी थी। यह एक उपभोक्ता दोस्ताना पर्सनल कंप्यूटर के साथ आए और इसने तुरंत बाजार में बढ़त लेते हुए लाखों एप्पल 1 और एप्पल 2 बेच दिए। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के बाद बाजार में दाखिल हुई। इसने ठान लिया कि यह एप्पल के सेल्स वॉल्यूम को पकड़कर उसे पार कर लेगी। लेकिन कंप्यूटर बनाने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टमों पर ध्यान केंद्रित किया तथा दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपरों को उनसे सुसंगत प्रोग्राम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों कंपनियों की रणनीतियां बिल्कुल अलग थीं। एप्पल अपने सभी ऑपरेटिंग कोड और हार्डवेयर पर कब्जा बनाए रखने पर आमादा थी ताकि यह ज्यादा दाम वसूल कर सके और ज्यादा ऊंचा मुनाफा कमा सके। अपने शिखर पर एप्पल बिक्री पर 49% शुद्ध लाभ कमा रही थी, जो एक अविश्वसनीय राशि थी। एक अलग रणनीति। बिल गेट्स और स्टीव बामा के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के ग्राहक दोस्ताना सॉफ्टवेयर के प्रतिस्पर्धी लाभ को कम करने का फैसला किया और संसार भर के सॉफ्टवेयर डेवलपरों के लिए अपने कोड खोल दिए। साथ ही प्रौद्योगिकी में हर नई उन्नति के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपने MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का भाव कम करती गई। प्रति बिक्री ऊंचे मुनाफे के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने प्रति बिक्री कम मुनाफे के साथ भारी संख्या में बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया और बिक्री बहुत भारी संख्या में हुई। जब तक धूल छंटी, माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक PC बाजार के 90% पर कब्जा जमा चुकी थी। बेलगाम सफलता की कहानी बनने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बाजार में एप्पल से आगे निकल गई और एप्पल इसे कभी नहीं पकड़ पाई। 2004 तक कंप्यूटर बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी गिरकर 3% पहुंच चुकी थी। हालांकि बहुत से लोग इसके प्रोडक्ट को प्रौद्योगिकी के मामले में माइक्रोसॉफ्ट से श्रेष्ठ मानते थे। आपका प्रतिस्पर्धी क्या या कौन है और आप उसके खिलाफ अपने प्रोडक्ट को सही स्थिति में कैसे रखने वाले हैं। अज्ञानता समस्या हो सकती है। कई मामलों में आपका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरी कंपनी नहीं होती, ये तो अज्ञानता होती है। ग्राहक जानते ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है। हो सकता है कि यह नया हो सकता है कि यह मशहूर न हो सकता है कि इसका अच्छा विज्ञापन न हुआ हो। कई बार आपको जिस सबसे बड़ी बाधा से उबरना होता है वह ग्राहक की इस बारे में अनभिज्ञता है कि आपका प्रोडक्ट किसी ग्राहक के लिए क्या कर सकता है। रणनीतिक बिक्री में आप हमेशा किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी चीज के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप चाहे जो बेच रहे हों, बाजार में आपका कोई दूसरा विकल्प हमेशा मौजूद होता है। आपको तो बस ये पता लगाना है कि आपके संभावित ग्राहक किस बारे में सोच रहे हैं और फिर खुद को इस स्थिति में रखना है ताकि ग्राहक इस नतीजे पर पहुंचे कि आपकी पेशकश किसी भी अन्य पेशकश से श्रेष्ठ है। कई मायनों में बेचना युद्ध करने जैसा होता है। युद्ध में निर्णय हमेशा इस संदर्भ में लिए जाते हैं कि शत्रु क्या कर रहा है या उसके क्या करने की संभावना है। बेचने में आपके कई सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस बात से तय होंगे कि आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं या उनके क्या करने की संभावना है। आपका प्रतिस्पर्धी लाभ क्या है? यह आपकी भिन्नता का वह क्षेत्र है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। वह कौन सा लाभ है जो आपके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आपके पास ज्यादा है? आप कैसे और क्यों श्रेष्ठ हैं? जैसा जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च ने एक बार कहा था, अगर आपके पास प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं है तो प्रतिस्पर्धा न करें। आपका प्रतिस्पर्धी लाभ हमेशा वह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जिसकी वजह से कोई ग्राहक किसी प्रतिस्पर्धी के बजाय आपके प्रोडक्ट को चुनता है। अपने प्रतिस्पर्धी लाभ की प्रकृति को पूरा समझना ही एक प्रभावी और रचनात्मक बिक्री प्रस्तुति तैयार करने की कुंजी है। आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा के प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कोई आपको सुबह 3 बजे जगाकर पूछे आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे के प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है।
तो आप गहरी नींद में भी इस सवाल का जवाब दे सकें। आपकी श्रेष्ठता का क्षेत्र। ग्राहक कोई विशेष प्रोडक्ट या सेवा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह किसी मायने में हर दूसरी उपलब्ध चीज से श्रेष्ठ है। कई बार यह कम दाम होता है, कई बार यह कोई खास विशेषता या लाभ होता है, कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे किसी दूसरे कंपनी के सेल्सपर्सन के बजाय आपको ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो प्रतिस्पर्धी लाभ ये होता है कि आप पहले व्यक्ति होते हैं जिसने उन्हें बताया कि वे आपके प्रोडक्ट से अपने जीवन या कामकाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ग्राहक हमेशा उसे ही चुनता है जिसे वह उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध चीज मानता है। ग्राहक के सामने प्रदर्शित कर दें कि आपका प्रोडक्ट या सेवा इस वर्णन पर सटीक बैठती है। एक जैसे दाम, एक जैसा मुनाफा। कुछ समय पहले एक युवक मेरे एक सेमिनार में आया। वह मुझसे सलाह लेना चाहता था। स्थानीय बाजार में कॉन्ट्रैक्टरों को विद्युत सामग्री की सप्लाई बेचने वाली 10 कंपनियां थीं, जिनमें से एक में वह नौकरी करता था। सभी सप्लायर उन्हीं निर्माताओं से अपने प्रोडक्ट खरीदते थे और अपने ग्राहकों को अमूमन समान दाम पर बेचते थे। इससे ज्यादा बड़ी बात, विद्युत प्रोडक्टों का बाजार उस समय मंदी के दौर में था। उसने मुझसे पूछा, इन परिस्थितियों में मैं अपनी अनूठी बिक्री विशेषता या प्रतिस्पर्धी लाभ कैसे विकसित कर सकता हूं? मैंने उसे समझाया कि ये दरअसल संभव नहीं है। उसके बताए अनुसार वह एक ऐसी चीज बेच रहा था जो कोई भी किसी दूसरी जगह पर उसी भाव और गुणवत्ता में तथा उन्हीं शर्तों पर खरीद सकता था। उसके प्रोडक्टों में कोई अनूठी बिक्री विशेषता नहीं थी। मंदी के बाजार में हर एक के लिए कम व्यवसाय था, जिसमें वह भी शामिल था। उस समय उसके उद्योग का भविष्य बहुत सीमित था। अपने प्रोडक्ट को किसी तरह से खास बनाएं। आप एक बहुत रचनात्मक चीज ये कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रदान करें जो किसी तरह से खास हो। ये प्रोडक्ट ऐसे लाभ देता है जो कहीं और उपलब्ध नहीं है और ग्राहक उसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। अगर आपका प्रोडक्ट में भी या किसी दूसरे जैसा ही प्रोडक्ट है तो आप ज्यादा तभी बेच सकते हैं जब आप ज्यादा समय तक और कड़ी मेहनत से काम करें, ज्यादा संभावित ग्राहकों से मिलें और औसत के नियम पर भरोसा करें। लेकिन बेचने के क्षेत्र में तब तक कोई दीर्घकालीन भविष्य नहीं हो सकता जब तक कि आपका प्रोडक्ट किसी भी अन्य उपलब्ध प्रोडक्ट से किसी तरह से अनूठा और अलग न हो। अपने सर्वश्रेष्ठ पैर को आगे रखें। रचनात्मक बिक्री में आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण लाभ को सबसे पहले बताते हैं। ये वह लाभ है जो आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह प्रदान कर सकता है। यह आपके विज्ञापन, प्रोस्पेक्टिंग और बिक्री गतिविधियों का मुख्य घटक बन जाता है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं जो सचमुच वह विशेष लाभ चाहता है जो केवल आपका प्रोडक्ट प्रदान कर सकता है, तो बिक्री करना आसान हो जाता है। बड़ी कंपनियां अपने अनूठे बिक्री प्रस्तावों की प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत सारा समय और पैसा खर्च करती हैं। जब IBM संसार की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी थी, तो इसकी ग्राहक सेवा की असाधारण प्रतिष्ठा थी। कंपनी हर साल $1 अरब से ज्यादा निवेश करती थी ताकि यह किसी IBM प्रोडक्ट के खराब होने पर अपने ग्राहकों को तेज, विश्वसनीय सेवा दे सके। बड़े कंप्यूटर इंस्टॉलेशन वाले बड़े ग्राहकों के लिए IBM संसार के कई हिस्सों से कई विशेषज्ञों को वायुमार्ग द्वारा पहुंचाती थी, प्रायः 24 घंटे के भीतर, ताकि कंप्यूटर सिस्टम दोबारा जल्दी से चलने लगे। गुणवत्तापूर्ण सेवा की प्रतिष्ठा ने IBM को संसार भर में अपने उद्योग का लीडर बना दिया। रोचक बात यह है कि किसी भी समय IBM का प्रोडक्ट अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर, ज्यादा तेज या ज्यादा सस्ता नहीं रहा। दूसरी कंपनियों के पास श्रेष्ठ प्रोडक्ट थे, कम भाव पर थे और उनमें विशेषताएं ज्यादा थीं। IBM ने तो अधुनातन नवाचारों से क्षेत्र का नेतृत्व करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय इसने सेवा और समर्थन की प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रतिस्पर्धी लाभ ने इसे संसार में अपने क्षेत्र की सबसे सफल कंपनी बना दिया। किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ साल पहले स्मर्नफ वोडका के वितरक इसे अमेरिकी बाजार में उतारने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बहुत कम सफलता मिली। उस वक्त वोडका न केवल विदेशी शराब मानी जाती थी, बल्कि यह एक रूसी शराब भी थी। शीत युद्ध जारी था और अमेरिकियों की किसी भी तरह के रूसी प्रोडक्ट में कोई खास रुचि नहीं थी, खास तौर पर एक नई तरह की शराब में। स्मर्नफ के वितरकों ने स्मर्नफ वोडका को विस्की, स्कॉच, जिन, रम और अन्य शराबों से श्रेष्ठ विकल्प साबित करने की कोशिश में भारी पैसा खर्च किया। कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उन्होंने स्मर्नफ की अनूठी बिक्री विशेषता को पहचान लिया। स्मर्नफ पीने के बाद कोई भी सांस सूंघकर यह पता नहीं लगा सकता था कि आपने शराब पी है।
उन्होंने तुरंत इस अनूठी बिक्री विशेषता के चारों ओर 2 पंक्तियों का विज्ञापन अभियान बनाया, स्मरनफ इट टेक्स योर ब्रेथ अवे और स्मरनफ इट लीव्स यू ब्रेथलेस। कुछ ही समय में स्मरनफ $50 मिलियन का प्रोडक्ट बन गया और अंततः $500 मिलियन का। इसने वोडका बिक्री के लिए बाजार खोल दिया, जो अब हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। इस पे का प्रतिस्पर्धी लाभ ये था कि लोग इसे लंच में पी सकते हैं और ऑफिस लौटने पर बाकी लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। इस प्रतिस्पर्धी लाभ को बताकर स्मरनफ ने महान मार्केटिंग सफलता का इतिहास रच दिया। आप अपने प्रोडक्ट का इसी तरह वर्णन कैसे कर सकते हैं या इसे किस अनूठी जगह पर खड़ा कैसे कर सकते हैं? आपका अनूठा बिक्री प्रस्ताव क्या है? आपके गैर ग्राहक कौन हैं? वे लोग कौन हैं जो आपके प्रोडक्ट या सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे न तो आपसे न ही आपके प्रतिस्पर्धियों से खरीदते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बाजार में हैं ही नहीं। वास्तविकता में गैर ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है जिसका दोहन नहीं हुआ है। अगर आप उन्हें पहचान सकें और उन तक पहुंचने का तरीका खोज सकें, तो आप अक्सर वहां बिक्री उत्पन्न कर सकते हैं जहां कोई बिक्री मौजूद नहीं है और जहां बहुत कम प्रतिस्पर्धा या दाम का प्रतिरोध है। एक विशाल अप्रयुक्त बाजार। अक्सर ये लोग बाजार में देर से अनुकूलन करने वाले होते हैं, जो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि बहुसंख्यक खरीदार नए प्रोडक्ट या सेवा की जांच परख न कर लें। इसके बाद ही वे खरीदने का निर्णय लेते हैं। देरी से अनुकूलन करने वाले लोग गैर ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। जब कोई कंपनी गैर ग्राहकों के इस विशाल बाजार का दोहन करने का तरीका खोज लेती है, तो ये प्रायः अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाती है। दिमाग में 3 उदाहरण तुरंत आते हैं: फैक्स मशीन, पर्सनल कंप्यूटर और सेल फोन। प्रत्येक प्रकरण में बहुत कम लोग नई प्रौद्योगिकी के मामले में जोखिम लेना चाहते थे। जब वे नए आए थे तो वे अक्सर बड़े, बेढंगे और अकार्यकुशल थे। सेल फोन को तो लाने ले जाने के लिए पहले प्रायः ब्रीफकेस की जरूरत होती थी। लेकिन एक बार जब इन तीनों नवाचारों को व्यवसायियों ने स्वीकार कर लिया और ऑफिसों में इनका इस्तेमाल होने लगा, तो बांध तड़कने लगा। अचानक गैर ग्राहक लाखों करोड़ों की तादाद में बाजार में दाखिल हो गए। आज तो बच्चों के पास भी कंप्यूटर, फैक्स मशीन और सेल फोन हो गए हैं, जिसे वे ज्यादा नए, बेहतर, ज्यादा तेज और ज्यादा सस्ते संस्करणों से लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। जो कभी शुरुआती अनुकूलन वाले बाजार थे, वे आज अरबों डॉलर के विश्वव्यापी बाजार बन चुके हैं। आप इसे अपने प्रोडक्ट या सेवा पर कैसे लागू कर सकते हैं? गैर मतदाता। यहाँ एक और उदाहरण है। हमारे समाज में सबसे बड़ा गैर ग्राहक वह व्यक्ति है जो मतदान नहीं करता। गैर मतदाताओं को अगर किसी खास पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो वे देश में होने वाले लगभग हर चुनाव के परिणाम को तय कर सकते हैं। 40% पात्र मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं। वे देश में मतदाताओं का सबसे बड़ा समूह हैं। वे क्यों नहीं खरीदते हैं? जो लोग आपके या किसी दूसरे के प्रोडक्ट को इस वक्त नहीं खरीद रहे हैं, वे नए ग्राहकों के सबसे बड़े स्रोत हैं। अगर आप ये पता लगा सकें कि वे क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो आप अक्सर एक बिल्कुल नए बाजार में सेंध लगा सकते हैं और पहले से बहुत ज्यादा बेच सकते हैं। गैर ग्राहकों के संदर्भ में पूछते रहें, वे क्यों नहीं खरीदते हैं? उनकी अनुभूति में ऐसा क्या है जो उन्हें आपके प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने से रोकता है? उनके दिमाग में मौजूद किस आपत्ति को आपको दूर करना होगा ताकि उन्हें बाजार में लाया जा सके? आप उनके अज्ञान को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से वे यह नहीं समझते हैं कि उन्हें आपके प्रोडक्ट से कितना लाभ हो सकता है? आप उस डर को कैसे दूर कर सकते हैं जो उन्हें पीछे रोक रहा है? बहुत बार गैर ग्राहक बाजार की तरफ जाने का सबसे सरल तरीका ये रहता है कि उस एक खास लाभ को पहचाने जिसे गैर ग्राहक मूल्यवान मानता है और जिसे वह इतना चाहता है कि वह आपका प्रोडक्ट या सेवा खरीदना चाहे। प्रोस्पेक्ट के सामने प्रदर्शित कर दें कि उसे निश्चित रूप से वह लाभ मिलेगा जिससे वह खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएगा। इसके बाद संतुष्टि की पूरी गारंटी दें। मुख्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करके और शक्तिशाली गारंटी का समर्थन देकर आप अक्सर उस प्रतिरोध को तोड़ सकते हैं जो आपके गैर ग्राहक को खरीदने से रोक रहा है। आपके ग्राहक कब खरीदते हैं? आपके ग्राहक को बेचने का सबसे अच्छा समय कब होता है? क्या ये व्यावसायिक चक्र का कोई खास समय होता है या साल का कोई खास मौसम होता है? क्या ग्राहक तब खरीदते हैं जब व्यवसाय बढ़ रहा हो या वे तब खरीदते हैं जब व्यवसाय घट रहा हो? कुछ सेवाएं तब सबसे ज्यादा उचित होती हैं जब व्यवसाय मुश्किल में होते हैं।
दूसरी सेवाएं तब ज्यादा तत्परता से खरीदी जाती हैं जब व्यवसाय तेजी से बढ़ रहे होते हैं। साल का वह कौन सा मौसम है जब आपके ग्राहक सबसे ज्यादा खरीदते हैं? व्यावसायिक चक्र की किस अवस्था के दौरान वे खरीदते हैं? कुछ प्रोडक्ट शुरुआती कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं, बाकी प्रगतिशील कंपनियों के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट बड़ी कंपनियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं जो बाजार में स्थिर या सपाट हो चुकी हैं। खरीदने के व्यवहार को क्या प्रेरित करता है? कुछ लोग भावावेगी खरीदार होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बाजार में आता है तो वे उसे तुरंत खरीद लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो नई फिल्म रिलीज होते ही उसे पहली रात को देखते हैं। जब कोई नया रेस्तरां खुलता है तो वे उसे तुरंत आजमाते हैं। जैसे ही फैशन की नई प्रवृत्तियां स्टोर में दिखती हैं, वे उन्हें तुरंत अपना लेते हैं। ऐसे ग्राहक लगभग 5 से 10% होते हैं। वे इसे आजमाएंगे भले ही उन्हें पता न हो कि यह अच्छा है या नहीं। दूसरी ओर, कई लोग कोई प्रोडक्ट सिर्फ तभी खरीदते हैं जब 2-4 साल के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट लोकप्रिय है और अच्छी तरह स्वीकार कर लिया गया है। कई प्रोडक्ट तब तक परवान नहीं चढ़ते हैं जब तक कि उन्हें बाजार में उतरे हुए 4-5 साल का समय न हो गया हो। अक्सर ज्यादातर लोगों को भारी संख्या में प्रोडक्ट खरीदने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल करने में इतना समय लग जाता है। पर्सनल कंप्यूटरों के बारे में सोचें। कई लोग कोई प्रोडक्ट सिर्फ तभी खरीदते हैं जब 2-4 साल के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट लोकप्रिय है और अच्छी तरह स्वीकार कर लिया गया है। कई खरीदार बाजार में तभी आते हैं जब ये पहले से परिपक्व हो चुका है। उस अवस्था में प्रोडक्ट या सेवा अपने जीवन चक्र के अंत की ओर बढ़ रही है। इसकी जगह पर मिलते जुलते प्रोडक्ट आ रहे हैं जो ज्यादा तेज, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सस्ते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था में मुनाफा काफी कम होता है। आखिर में वह उत्तर परिपक्वता खरीदार पोस्ट मैच्योर बायर होता है जो कोई प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसे बाजार से हटाया जाने वाला होता है। प्रोस्पेक्ट आपका प्रोडक्ट खरीदे इससे पहले क्या होना चाहिए? अक्सर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट केवल तभी खरीदेगा या कोई कंपनी या सेवा तभी आजमाएगा जब उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह मिली हो। कई बार वह प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब वह किसी दूसरे संतुष्ट ग्राहक से बात कर चुका हो, या प्रोस्पेक्ट को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोत्साहन, बल या अनुमोदन पाना होता है, तभी वह खरीदने के लिए पर्याप्त आरामदेह महसूस करेगा। झिझकने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछने के लिए यहाँ 2 अच्छे सवाल हैं। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें इससे पहले क्या होना चाहिए? इस प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने का विश्वास दिलाने के लिए क्या होना चाहिए? आपको जो जवाब मिलते हैं वे अक्सर आपको बिक्री की कुंजी प्रदान कर देते हैं। प्रशस्ति पत्रों का प्रयोग करें। प्रशस्ति पत्र सबसे शक्तिशाली बिक्री औजारों में से एक है। जब आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट उत्कृष्ट है और प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा चयन रहेगा, तो वह तत्काल आपके दावे को कमाता है, क्योंकि आखिरकार आप सेल्स पर्सन हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है कहता है कि यह अच्छा है, तो ग्राहक इस आंकलन पर यकीन कर लेता है और इसे स्वीकार कर लेता है। कुछ साल पहले जब मैं अपना एक कारोबार खड़ा कर रहा था तो मैं लगातार प्रोस्पेक्टों से जूझ रहा था क्योंकि मैं बाजार में नया था। लेकिन मैंने जिसके भी साथ काम किया था वह मेरी सेवाओं से खुश था। इसलिए मैंने एक सप्ताह का समय अलग रख दिया और अपने हर पुराने ग्राहक से मिलने गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मुझे एक अच्छा पत्र लिखेंगे जो बताए कि वे मेरी सेवाओं को कितना पसंद करते हैं और दूसरे लोगों से उनकी सिफारिश करें। उनमें से ज्यादातर तुरंत सहमत हो गए। मैं उनके पीछे पड़ा रहा जब तक कि मेरे पास प्रशस्ति पत्रों से भरा 3 रिंग का बाइंडर नहीं आ गया। इसने मेरा सेल्स करियर बदल दिया। मेरी विजेता रणनीति। इसके बाद मैं जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से मिलता था तो मेरी शुरुआती बातों में से एक ये रहती थी, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ पत्र दिखाता हूँ जिन पर मुझे खास गर्व है। ये मेरे कुछ ग्राहकों ने लिखे हैं। फिर मैं अपना बाइंडर प्रोस्पेक्ट को थमा देता था और उसे पत्र पढ़ने देता था। मैंने पाया कि लोग प्रशस्ति पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। यह एक तरह से दूसरे लोगों की डाक पढ़ने जैसा होता है। बाद में मैंने एक पीला हाइलाइटर लेकर हर पत्र के सबसे अच्छे वाक्यों को रेखांकित किया ताकि जब प्रोस्पेक्ट उन पन्नों को पढ़े तो वे एकदम नजरों में आ जाएं। यह आश्चर्यजनक था। अक्सर प्रोस्पेक्ट प्रशस्ति पत्रों को पढ़ते पढ़ते ऊपर देखते थे और कहते थे, मैं आपका प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। हम कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं?
मेरी बिक्री 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी हो गई। जब मैंने प्रशस्ति पत्रों का इस्तेमाल शुरू किया, उसके शुरुआती 2 महीनों में ही मैंने इतनी ज़्यादा बिक्री कर ली, जितनी कि पिछले पूरे साल में भी नहीं की थी। अगर आप कहेंगे तो कई लोग आपको प्रशस्ति पत्र लिख देंगे, लेकिन कई बार वे इतने व्यस्त होते हैं कि वे इसे लिखने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाते हैं। इस मामले में खुद ही पत्र लिख दें और उनसे कहें कि वे अपने लेटरहेड पर इसे टाइप कराकर इस पर साइन कर दें। यह आश्चर्यजनक है कि कितने ग्राहक ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रशस्ति पत्रों की मदद से आपत्तियों से उबरें। अगर आपको वही आपत्ति बार बार सुनने को मिलती है, खास तौर पर आपकी ऊंची कीमत या इस तथ्य के संदर्भ में कि आपकी कंपनी या प्रोडक्ट बाजार में नया है, तो अपने संतुष्ट ग्राहकों से अपने अगले पत्र में उस आपत्ति का जवाब देने को कहें। अक्सर आप इस आपत्ति के जवाब में उनकी तरफ से पत्र लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आइए हम मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा महंगा है और आपके ग्राहक लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। इस पर आप एक प्रशस्ति पत्र लिखवाते हैं जो इस तरह की बात कहता है: प्रिय ब्रांड, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि हम आपके प्रोडक्ट से कितने खुश हैं। जब आप पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं इसके ऊंचे दाम को लेकर चिंतित था, लेकिन जब से मैंने आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू किया है तो मुझे इतने ज़्यादा बड़े लाभ और परिणाम मिले हैं कि मेरी चुकाई थोड़ी सी ज़्यादा कीमत बेमानी है। हर चीज़ के लिए आपको धन्यवाद। आपका एक खुश ग्राहक। इस तरह के पत्र का मूल्य सोने के बराबर है। अगर आपके पास ऐसे आधा दर्जन पत्र हों तो आप बहुत कम समय में अपनी बिक्री को 2 गुना और 3 गुना कर सकते हैं। जल्दी ही आप मिलने वाले लगभग हर व्यक्ति को बेच रहे होंगे। सबसे अच्छा विज्ञापन। हमारे समाज में मौखिक प्रचार विज्ञापन का सबसे शक्तिशाली साधन है। 85% बिक्रियां सिर्फ तभी होती हैं जब कोई कहता है कि प्रोडक्ट या सेवा अच्छी है। बाकी विज्ञापन तो इस कोशिश में किए जाते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट या सेवा आजमाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि मौखिक विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो सके। 85% बिक्रियां सिर्फ तभी होती हैं जब कोई कहता है कि प्रोडक्ट या सेवा अच्छी है। फिल्म उद्योग में फिल्म जिस सप्ताह रिलीज होती है, उसी सप्ताह विभिन्न स्टूडियो अपने विज्ञापन बजट का 80% या इससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उनका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फिल्म देखने के लिए बुलाना होता है ताकि मौखिक विज्ञापन को प्रेरित किया जा सके, जिससे बाद में सिनेमाघर भरेंगे। 2004 में मेल गिब्सन की द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और माइकल मूर की फ़ारेनहाइट 9/11 ने असाधारण मौखिक प्रचार का विज्ञापन उत्पन्न किया, जिससे ये दोनों ही भारी सफल फिल्मों में बदल गईं और उन्होंने अपने प्रोड्यूसरों के लिए भारी दौलत कमाई। आखिरी बार आपने कब येलो पेजेस में देखकर किसी रेस्तरां में जाने का निर्णय लिया था? इसके बजाय जब कोई आपको बताता है कि वह वहां खुद गया था और उसे आनंद आया था, तभी आप उसे आजमाते हैं। मौखिक प्रचार ही सब कुछ है। पूछना सुनिश्चित करें। आपके संतुष्ट ग्राहक दोबारा बिक्री और रेफरल के आपके सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगर आप उनसे पूछने का समय निकालते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे के बजाय आपसे क्यों खरीदा, तो वे आपको बता देंगे। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ग्राहक आपसे क्यों खरीदते हैं, तो फिर आप किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते वक्त यही कारण दोहरा सकते हैं। किसी संतुष्ट ग्राहक को फ़ोन करें या मिलने जाएं, कोई ऐसा जिसे आप पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करता है, और उसे बताएं कि आपकी कंपनी बाजार संबंधी शोध कर रही है। हम अपने कुछ सबसे मूल्यवान ग्राहकों से यह पता लगा रहे हैं कि हम भविष्य में उनकी बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे? फिर आप उससे इस तरह के सवाल पूछते हैं: आपने किसी दूसरे के बजाय हमसे खरीदने का निर्णय क्यों लिया? वह सबसे स्पष्ट उपयोगिता या लाभ क्या है जो आपको हमारे प्रोडक्ट से मिलता है? हम भविष्य में इसे आपके लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं? आपको क्या महसूस होता है? किस तरह के ग्राहक को हमारे प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा लाभ हो सकता है? क्या कोई खास चीज़ है जो हमारा प्रोडक्ट या सेवा करता है जिसकी आपको तब उम्मीद नहीं थी जब आपने इसे खरीदा था? पूछने से कभी न घबराएं। अगर आप अपने खुश ग्राहकों से पर्याप्त प्रश्न पूछते हैं और गौर से जवाब सुनते हैं, तो वे आपको हर चीज़ बता देंगे जो आपको ज़्यादा लोगों को अपने ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी और आसानी से बेचने के लिए जाननी चाहिए। विचार मंथन का नियमित अभ्यास करें। यह आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करने, नए अवसरों के प्रति चौकस करने और बिक्री करियर में आपकी सफलता को तीव्र करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इसे 20 विचार विधि कहा जाता है।
जब आप इस विधि का नियमित इस्तेमाल शुरू करते हैं और उत्पन्न कुछ विचारों का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो आप आने वाले महीनों में अपनी आमदनी दोगुनी या इससे ज़्यादा कर लेंगे। यह इस तरह काम करता है। एक कागज़ लें और उसके सबसे ऊपर अपने सबसे बड़े लक्ष्य या अपनी सबसे ज़्यादा मुश्किल समस्या को एक सवाल के रूप में लिख लें। मिसाल के तौर पर, आप लिख सकते हैं, मैं अगले 12 महीनों में अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूँ। आप और भी ज़्यादा निश्चित तथा स्पष्ट हो सकते हैं, मैं अपनी आमदनी अगले 12 महीनों में $50,000 प्रति वर्ष से $1,00,000 प्रति वर्ष कैसे बढ़ा सकता हूँ। स्पष्ट और मूर्त रहें। प्रश्न जितना ज़्यादा स्पष्ट और निश्चित होता है, आपके दिमाग के लिए उसके बहुत सारे जवाब उत्पन्न करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। आप इस विचार मंथन विधि का इस्तेमाल मूलतः उन सवालों पर करते हैं जिनके लिए आप मूर्त ठोस जवाब खोज रहे हों। मिसाल के तौर पर, आप यह नहीं लिखते हैं, मैं कैसे ज़्यादा खुश हो सकता हूँ। ये सवाल इतना कमज़ोर और अस्पष्ट है कि आपका मन इस पर एकाग्र नहीं हो सकता और काम करने योग्य, निश्चित जवाब उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बार जब आप प्रश्न लिख लें, तो फिर खुद को उस प्रश्न के 20 जवाब लिखने के लिए अनुशासित करें। आप अपने जवाब व्यक्तिगत, सकारात्मक, वर्तमान काल में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर, ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, ये लिखने के बजाय आप लिखते हैं, मैं हर दिन 5 ज़्यादा लोगों से मिलूंगा। आपके जवाब जितने ज़्यादा निश्चित होते हैं, आप उतने ही ज़्यादा विचारों को प्रेरित करेंगे। 20 जवाब लिखें न्यूनतम। इस सवाल के कम से कम 20 जवाब लिखें। अगर आप चाहें तो 20 से ज़्यादा जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको खुद को तब तक लिखने के लिए अनुशासित करना चाहिए जब तक कि आपके पास कम से कम 20 जवाब न हो जाएं। किसी कारण 20 की संख्या का एक जादुई प्रभाव होता है। प्रायः 20वां जवाब ही वह क्रांतिकारी विचार होता है जो आपके करियर को बदल देता है। एक बार जब आप 20 जवाब लिख लें, तो जवाबों की अपनी सूची को देखकर कम से कम एक विचार को चुनें जिस पर आप तुरंत अमल करेंगे। इसे अभी कर दें, इसी मिनट। देर न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इन जवाबों को उत्पन्न कर लें और कम से कम उनमें से एक पर कदम उठा लें, तो आप सारे दिन रचनात्मक विचारों के लिए नल खुला रखते हैं। दिन भर आपके मन में विचार लगातार आते रहेंगे कि आप कैसे ज़्यादा प्रभावी बन सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। आपका दिमाग क्रिसमस ट्री की रोशनी की तरह दमकने लगेगा। आप ज़्यादा चौकस और सतर्क रहेंगे। आपके मन में न सिर्फ अपनी समस्याओं के समाधान तेजी से और कार्यकुशलता से आएंगे, बल्कि दूसरों की समस्याओं के भी आएंगे। दौलत की कुंजी। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि आज तक इस 20 विचार विधि का इस्तेमाल करके जितने ज़्यादा लोग दौलतमंद बने हैं, उतने रचनात्मक सोच की किसी अन्य विधि का इस्तेमाल करके नहीं बने हैं। मेरे खुद के और मेरे हजारों विद्यार्थियों के अनुभव में 20 विचारों का यह अभ्यास जीवन बदलने वाला है। एक बार जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल अपने सामने आने वाली हर समस्या या लक्ष्य पर करने लगेंगे। आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आप इसका इस्तेमाल मकान या करियर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको जो परिणाम मिलेंगे, वे बेहद आश्चर्यजनक होंगे। संचित परिणाम। चाहे आपको कोई अलग समस्या या लक्ष्य चुनना हो, या फिर समस्या या लक्ष्य पुराना हो, जब आप हर सुबह यह विचार मंथन अभ्यास करते हैं, तो आप हर दिन कम से कम 20 विचार उत्पन्न करेंगे। यदि आप यह अभ्यास सप्ताह में 5 दिन करते हैं, तो आप हर सप्ताह 100 विचार उत्पन्न करेंगे। अगर आप यह अभ्यास सप्ताह में 5 दिन के हिसाब से हर साल 50 सप्ताह तक करते हैं, तो आप हर साल ऐसे 5000 विचार उत्पन्न कर लेंगे, जो ज़्यादा सफल बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप हर दिन एक विचार को चुनते हैं और उस पर तुरंत कदम उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में हर साल 250 विचारों पर अमल कर रहे हैं, जो आपको अपने व्यक्तिगत और करियर लक्ष्यों की ओर ज़्यादा तेजी से ले जाएंगे। बड़ा सवाल, अगर आप ज़्यादा सफल बनने के लिए हर साल 250 नए विचारों पर अमल करें, तो क्या आपके हिसाब से उनका आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या आपकी आमदनी बढ़ेगी? क्या आप सोचते हैं कि हर दिन स्व सुधार का एक विचार आपके जीवन को इतने नाटकीय रूप से बदल सकता है कि यह अब से 1 साल बाद पहचान में ही न आए? मार्शल मैक्लुहेन ने एक बार लिखा था कि $1 मिलियन बनाने के लिए आपको तो बस एक ऐसे विचार की ज़रूरत होती है जो 10% नया हो। इसके लिए सापेक्षता के सिद्धांत की खोज या किसी बड़ी वैज्ञानिक क्रांतिकारी खोज की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए तो बस इतनी ज़रूरत होती है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें, जो आपको प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर दे।
एक छोटा प्रतिस्पर्धी लाभ ही आपको बाकी हर व्यक्ति से अलग करने और सफलता के तीव्र मार्ग पर पहुंचाने के लिए काफी होता है। जब आप इस विचार का इस्तेमाल शुरू करते हैं और हर दिन 20 विचार विकसित करते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। आप अपने क्षेत्र के सबसे रचनात्मक सेल्स पीपल में से एक बन जाएंगे। फलस्वरूप आप अपने पेशे में सर्वोच्च भुगतान पाने वाले बन जाएंगे। एक बार जब आप रचनात्मक तरीके से सोचने और अपने रचनात्मक विचारों पर अमल करने की नियमित आदत डाल लेते हैं, तो कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जिसे आप सफलतापूर्वक न बेच सकें और कोई लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप हासिल न कर सकें। कार्य अभ्यास 1। आप एक जीनियस हैं। आज ही संकल्प लें कि आप किसी समस्या को सुलझाने, किसी बाधा से उबरने और अपने तय लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी जन्मजात रचनात्मकता का इस्तेमाल करेंगे। 2। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्रश्न के रूप में किसी पेज के ऊपर लिख लें। उस प्रश्न के 20 जवाब लिखें और फिर उनमें से कम एक पर कदम उठाएं। इसे हर दिन करें। 3। अपनी उत्कृष्टता के क्षेत्र और अपने प्रोडक्ट या सेवा में श्रेष्ठता के क्षेत्र पहचानें। किसी प्रतिस्पर्धी विकल्प की तुलना में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप बेहतर बेचते हैं। 4। पता लगाएं कि आपके ग्राहक किसी दूसरे के बजाय आप ही से क्यों खरीदते हैं। किन प्रोस्पेक्टों को उससे सबसे ज्यादा लाभ होता है जो आप सबसे अच्छी तरह करते हैं। 5। आपके संभावित ग्राहकों के सबसे अच्छे भंडार कहाँ हैं। तय करें कि आप उनके साथ ज्यादा समय कैसे बिताने जा रहे हैं। 6। अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को सार्थक ढंग से अलग करें। पता लगाएं कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं और फिर उन्हें दिखाएं कि सभी चीजों पर विचार करते हुए आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा विकल्प क्यों है। 7। अपने संतुष्ट ग्राहकों से प्रशस्ति पत्र लें। सबसे अच्छे वाक्यों को हाईलाइट करें और फिर उन्हें 3 रिंग बाइंडर में प्लास्टिक के पन्नों में रख दें। ये प्रशस्ति पत्र हर प्रोस्पेक्ट को दिखाएं। कुल मिलाकर जीवन जो सबसे अच्छा पुरस्कार देता है वह है किसी करने लायक काम में कड़ी मेहनत करने का अवसर। थियोडोर रूजवेल्ट। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।